नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपरदन चक्र के अंतर्गत जो पेंक महोदय के द्वारा दिया गया अपरदन चक्र का सिद्धांत था उसे हमने समाप्त किया था, ठीक है। और इससे पहले हमने डेविस के अपरदन चक्र सिद्धांत पर भी चर्चा की थी, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि डेविस और पेंक के विचारों की तुलना, या कह सकते हो उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनकी तुलना करेंगे। और इस तुलना में आप देखेंगे कि इनके सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं, इससे आपको इन दोनों के सिद्धांत की क्लियरिटी भी पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हम आज तुलना पर बात करेंगे इन दोनों के सिद्धांतों पर। इससे पहले हम बता दें आपको कि डेविस ने जो सिद्धांत दिया था वो 1899 में दिया था, ठीक है। और जो पेंक महोदय ने सिद्धांत दिया था वो 1924 में दिया था। जो डेविस थे वो यूएसए के थे, यानी कि अमेरिका के थे ये, ठीक है। और जो पेंक थे वो जर्मनी के थे। डेविस महोदय ने स्थल रूपों की चक्रीय पद्धति का पता लगाया था और इन्हीं के सिद्धांत की आलोचना करते हुए पेंक महोदय ने अपना अपरदन चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि डेविस और पेंक के विचारों की तुलना हम किस प्रकार कर सकते हैं, किन बिंदुओं को लेकर के कर सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो टेबल बनी हुई है तालिका, इसमें एक तरफ है आपका तुलना का आधार कि किस आधार पर दिया गया है। एक तालिका में आपका डेविस का कटाव चक्र है तो दूसरे में पेंक का कटाव चक्र है, ठीक है। कटाव चक्र मतलब अपरदन चक्र। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले विवरण के आधार पर इनके विचारों की तुलना करते हैं कि डेविस ने संरचना प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया का मतलब दोस्तों प्रक्रम से है, ठीक है। प्रक्रिया का मतलब यहाँ पे प्रक्रम से है, चरण मतलब अवस्था से है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो डेविस महोदय ने संरचना, प्रक्रिया और चरण, यानी डेविस की जो यात्रा है, प्रक्रिया और चरण के एक कार्य के रूप में भू आकृति विकास का एक सुझाव दिया। यह कहा जा सकता है कि डेविस ने अपने विचार को बहिर्जात शक्तियों तक ही सीमित रखा और अंतर्जात शक्तियों को लगभग नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। तो एक बात निकल के आती है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डेविस महोदय ने किस पर बल दिया था स्थल रूपों के विकास में, तो वो बहिर्जात बलों पर दिया था, ठीक है। बहिर्जात और अंतर्जात बल में हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए पृथ्वी की सतह है तो जो बल पृथ्वी के भूगर्भ से काम करते हैं वो अंतर्जात बल होते हैं और जो बाहर से काम करते हैं वो बहिर्जात बल होते हैं। तो इन्होंने किस पर बल दिया था? बहिर्जात बल पर। वहीं पेंक को अगर देखें तो पेंक ने सुझाव दिया कि भू आकृति अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम थी। पेंक ने दोनों सेनाओं पर बराबर ध्यान दिया। सेनाओं मतलब जो दोनों कारक हैं उन पर दोनों पर बल दिया। यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा समझ लेनी चाहिए कि मान लीजिए कोई पृथ्वी की सतह है और ये आपके अंतर्जात बल हैं, ये आपके बहिर्जात बल हैं, तो इनमें प्रतिस्पर्धा होती है और जो बल ज़्यादा काम करता है उसका परिणाम ही ज़्यादा दिखाई देता है। मान लीजिए अंतर्जात बल अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो उत्थान ज़्यादा होगा और अगर बहिर्जात बल ज़्यादा काम कर रहा है तो इसका अपरदन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के प्रतिस्पर्धा का परिणाम बताया उन्होंने किसी भी भू आकृति को, जबकि डेविस ने क्या बताया था? बहिर्जात बल पर ज़्यादा महत्व दिया था और अंतर्जात बल को लगभग नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है। अब हम चरणों के आधार पर अगर इनके विचारों की तुलना करें तो जो डेविस का चक्र अपरदन चक्र सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब आप डेविस के सिद्धांत को अच्छे से जाकर देखेंगे तो उसमें आप 3 स्टेजेस बताई थी उन्होंने। युवावस्था यानी कि यूथ स्टेज, परिपक्व अवस्था जिसे हम मेच्योर स्टेज कहते हैं और वृद्धावस्था जिसे हम ओल्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है।
इसे जीर्ण अवस्था भी कहा जाता है, युवा अवस्था को तरुण अवस्था भी कहा जाता है, परिपक्व अवस्था को प्रौढ़ अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने 3 चरणों में अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी। वहीं पेंक की बात करें तो पेंक ने चरणों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी इन्होंने चरण शब्द यानी स्टेजेस शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने 5 स्थितियों का उल्लेख किया था, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि इन्होंने एक शब्द दिया था इंटी विकुलुंग, वुकलुंग, इंटी विकलुंग शब्द का प्रयोग किया था। और इसका अर्थ क्या था ये भी हमने आपको बताया था, विकास, ठीक है। और इन्होंने 3 प्रकार के इंटुकलुंग बताए थे, वो कौन कौन से थे। इन्होंने 5 स्थितियों को उल्लेख किया। पहला प्राइमरम्प, प्राइमरम्प हमने आपको बताया था क्या होता है, यानी कि किसी भी स्थल रूप के विकास से पहले की अवस्था, उसे प्राइमरम्प कहते हैं। इसके बाद जो पहला आपका इंटुकलुंग था वो था अपस्थिजिंडे, फिर इसके बाद गिलीक फॉर्मिंग था, इसके बाद अवस्थिजिंडे था, ठीक है। और इसके बाद जो जो अगला चरण था वो था आपका इंड्रम्प। इंड्रम्प का मतलब होता है कि कोई भी स्थल रूप जब पुनः अपने समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो उसे इंड्रम्प कहा था इन्होंने। और इसी स्थल रूप को पेंक ने क्या कहा, डेविस ने क्या कहा था, तो वो कहा था पेनी प्लेन। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। आगे बात करते हैं, इन्होंने उत्थान के आधार पर इनकी अगर तुलना करनी हो तो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो जो डेविस थे, डेविस ने पतन शुरू होने से पहले उत्थान समाप्त हो गया ये बात कही थी। हमने आपको बताया था कि ये आपकी कोई भूसतह है, ठीक है। अंतर्जात बल के द्वारा जब किसी भी स्थल रूप का विकास होता है तो वो कम अवधि में और तीव्र गति से हो जाता है, ठीक है। और ये जब उत्थान समाप्त हो जाता है तभी अपरदन चक्र प्रारंभ होता है, ये कहा था डेविस महोदय ने। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पतन शुरू होने से पहले, पतन मतलब अपरदन शुरू होने से पहले उत्थान समाप्त हो जाता है, ठीक है। वहीं पेंक क्या कहते हैं इसके बारे में। पेंक के अनुसार जैसे ही भूभाग समुद्र तल से ऊपर आ जाता है, उत्थान और पतन यानी कि उत्थान और अपरदन एक साथ प्रारंभ हो जाते हैं, ये बात कही थी पेंक ने। मान लीजिए कोई स्थल आपकी भूसतह है, जैसे ही अंतर्जात बल काम करते हैं और कोई स्थल रूप बाहर निकलता है या समुद्र तल से, यानी ये सी लेवल है आपका, हम इसे SL कर देते हैं, सी लेवल। जब इससे बाहर निकलता है तो इस पर उत्थान भी होता रहता है और बाहर जात बलों के द्वारा इसका अपरदन भी तुरंत शुरू हो जाता है, यानी उत्थान और अपरदन साथ साथ काम करते हैं। जबकि डेविस ने कहा था कि जब उत्थान समाप्त हो जाता है तभी अपरदन प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्थान काल यानी कि जो अपलिफ्टमेंट टाइम है, उसके आधार पर अगर हम तुलना करें तो देखते हैं कि डेविस के अनुसार जो उत्थान है, उत्थान की अवधि बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये उत्थान का समय था। वहीं पेंक ने क्या कहा है कि उत्थान की जो अवधि होती है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है कि इन्होंने बताया डेविस ने कि कोई भी जो स्थल रूप है वो बहुत कम समय या कम अवधि में उसका उत्थान हो जाता है, लेकिन पेंक ने ऐसा नहीं कहा। पेंक ने कहा कि वो लंबी अवधि की प्रक्रिया है, ये कम समय में नहीं होता। अगर हम उत्थान दर के आधार पर डेविस और पेंक के विचारों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि जो डेविस के अनुसार जो उत्थान है, उत्थान की दर बहुत तेज होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे बना करके ये अंतर्जात बल के द्वारा जब उत्थान शुरू होता है तो बहुत कम समय में और तीव्र गति से पूर्ण हो जाता है। यही बात डेविस ने कही थी, यही बात हमने सिद्धांत में भी बताई थी आपको कि जो उत्थान होता है वो बहुत कम समय में और तीव्र गति से हो जाता है। जबकि पेंक ने बताया कि उत्थान की गति कभी धीमी तो कभी अधिक होती है, यानी कि उत्थान जो होता है वो लंबी अवधि तक चलता है, कभी तीव्र गति से होता है तो कभी धीमी गति से होता है, ये पेंक ने कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ढलान विकास के आधार पर यानी कि स्लोप डेवलपमेंट के आधार पर इनके विचारों की अगर तुलना करें अगर हम, तो पाते हैं कि डेविस ने किसी ठोस ढलान विकास का विचार द्वारा
अपने सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। यानी कि जो डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत है उसके समर्थन के लिए इन्होंने कोई ढाल से संबंधित विकास का विचार नहीं दिया, ठीक है, अपने सिद्धांत को समर्थित करने के लिए। जबकि पेंक के जो क्षरण चक्र में यानी अपवर्तन चक्र में ढलान प्रतिस्थापन यानी ढाल प्रतिस्थापन के संबंध में विचार शामिल थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो पेंक ने दिया था अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन डेविस ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं उन्होंने दिया, ठीक है। अब अगर हम आखिरी उत्पाद यानी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसके आधार पर अगर हम तुलना करें तो पाते हैं कि जो डेविस का सिद्धांत है यानी कटाव के जो डेविस चक्र है, चक्र का जो अंतिम उत्पाद है वो समतल व्यापक सुविधा विहीन मैदान था जिसे उन्होंने पेनी प्लेन, यहाँ पे दोस्तों पेनी प्लेन नहीं होगा, सॉरी, पेनी प्लेन नाम दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मान लीजिए कि ये कोई स्थल रूप है, अंतर्जात बल के द्वारा जब स्थल रूप का विकास होता है तो इस तरह से ऊपर उठता है और उसका अपवर्तन की प्रक्रियाओं द्वारा वो पुनः समतल मैदान में बदल जाता है। इसी को डेविस ने क्या कहा था? पेनी प्लेन कहा था, जो एकदम आकृति विहीन, सुविधा विहीन और विस्तृत मैदान होता है। वहीं अगर पेंक की बात करें तो पेंक चक्र का यानी पेंक के चक्र का जो अंतिम उत्पाद है वो एंड्रम्फ था, एंड्रम्फ या पेनेप्लेन्स, जो पूरी तरह से फीचर रहित नहीं था, ठीक है। इन्होंने जिस एंड्रम्फ की बात की थी वो पूर्णतः फीचर रहित नहीं था, ठीक है, यानी कि सुविधा रहित नहीं था। तो ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखने हैं कि डेविस ने क्या कहा है समप्राय मैदान को? तो पेनी प्लेन कहा है, और पेंक ने क्या कहा है? तो उसे एंड्रम्फ का नाम दिया था। अगर हम प्रकृति यानी कि इसके नेचर के आधार पर इनके सिद्धांतों की तुलना करें तो पाते हैं कि जो डेविस का भौगोलिक कटाव यानी भौगोलिक चक्र एक मोनोसाइकिल है। मोनोसाइकिल का मतलब होता है दोस्तों एक चक्री, ठीक है। मोनोचक्रीय यानी एक चक्रीय है, यानी डेविस का जो भौगोलिक चक्र सिद्धांत है वो मोनोचक्रीय है यानी एक चक्रीय है। इसका अर्थ है कि भू आकृतियों के पुराने चरण के बाद पूरा होने वाला चक्र, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई भूसतह है, अंतर्जात बल के द्वारा भूसतह का या स्थल रूप का उत्थान होता है जो बहुत कम समय में और तीव्र गति से होता है। इसके बाद इस पर अपवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये अंत में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कोई इसका उत्थान नहीं होता है, इसलिए इसे एक चक्रीय कहा गया है, ठीक है। जबकि जो पेंक का अपवर्तन चक्र सिद्धांत है वो बहुचक्रीय है, यानी इसे हम इंग्लिश में पोली साइकिल कह सकते हैं, पोली साइकिल, यानी कि बहुचक्रीय प्रक्रिया है। कैसे? जिसका अर्थ है कि कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया। भू आकृतियों के पुनर्जीवित जीवन से चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब इसे हम अगर समझना चाहें तो मान लीजिए कोई भूसतह है, अंतर्जात बल के द्वारा स्थल रूप का विकास होता है और ये अपवर्तन की प्रक्रियाओं द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर्जात बल ऐसा तो नहीं है कि ये समाप्ति हो जाते हैं, ये लगातार काम करते रहते हैं। तो अगर फिर से यहाँ पे अंतर्जात बल काम करता है और इसका फिर से उत्थान होता है तो ये अपवर्तन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुचक्रीय प्रक्रिया है, ना कि मोनोसाइकिल एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। अगर हम डेविस और पेंक के कारण के आधार पे सिद्धांतों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि डेविस का जो चक्र है, डेविस के चक्र में भू आकृतियाँ डेविस तिकड़ी का परिणाम है, ठीक है, जिनमें शामिल है संरचना, प्रक्रिया यानी कि प्रक्रम और समय यानी कि अवस्था।
ये हमने आपको बताया था कि डेविस महोदय ने बताया था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, यही बात कही थी। और इसी को हम डेविस की तिकड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पेंक ने क्या कहा है इसके बारे में। पेंक कहते हैं कि जो भू आकृतियाँ हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों की तीव्रता के बीच के अनुपात का परिणाम होती हैं। यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों शक्तियों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके अनुपात का परिणाम होता है। यानी कि अगर अंतर्जात बल ज़्यादा काम करता है तो भू सतह का उत्थान होगा, और यदि बहिर्जात बल ज़्यादा काम करता है तो इसका क्या होगा, अपरदन होगा, यानी कि इसका लगातार नीचे की ओर क्षरण होगा। इसका इन्होंने अनुपात का परिणाम बताया था, तो ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद अगर हम समय निर्भरता की बात करें और तुलना करें इस पर, तो डेविस का जो भू आकृति विकास चक्र है वो समय पर निर्भर है। समय पर निर्भर कैसे है कि मान लीजिए भू सतह है, इस पर अंतर्जात बल के द्वारा किसी स्थल रूप का उत्थान होता है, तो वो कैसे होता है, तीव्र गति से और कम समय में होता है, और जब उत्थान समाप्त हो जाता है तभी इसके बाद अपरदन चक्र प्रारंभ होता है। यानी कि यह समय पर निर्भर है डेविस का सिद्धांत। लेकिन वहीं अपरदन का जो पेंक चक्र सिद्धांत है वो समय पर निर्भर नहीं होता है। और इन्होंने बताया था कि जैसे ही किसी स्थल रूप का विकास होता है, अपरदन के कारक तुरंत उस पर काम करने लगते हैं और उसका अपरदन भी शुरू हो जाता है। यानी इसका उत्थान भी होता रहता है और इसका अपरदन भी होता रहता है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर उत्थान ज़्यादा है, यानी कि उत्थान की शक्तियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, यानी अंतर्जात बल ज़्यादा मजबूत है, तो इसका उत्थान होगा, और अगर बहिर्जात बल शक्तियाँ ज़्यादा कार्यरत हैं तो इसका अपरदन होगा, ठीक है। तो ये आपका पेंक का समय पर निर्भर नहीं है, जबकि डेविस का समय पर निर्भर है, ठीक है। अगर हम प्रायोज्यता की बात करें यानी रियलाबिलिटी की बात करें डेविस और पेंक के सिद्धांतों में, तो डेविस ने अपने विचार को आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों तक ही सीमित रखा, ठीक है। यह उनके कटाव के नदी चक्र से स्पष्ट है, जो बाद में अन्य क्षेत्रों तक फैल गया, ठीक है। वहीं अगर पेंक की बात करें तो पेंक का जो कटाव चक्र है का जो मूल विचार है वो शुष्क, अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर लागू होता है। यानी कि ये प्रायोज्यता है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो कहाँ तक व्यवहारिक है। तो जो डेविस हैं उनका सिद्धांत आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों पर लागू होता है, जबकि पेंक का शुष्क, अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है। अगर भू आकृति विकास के आधार पर हम अगर डेविस और पेंक के विचारों की तुलना करें तो पाते हैं कि भू आकृति विकास ढलान गिरावट का एक रूप है। उदाहरण के लिए वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। इसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत में जो वी आकार की घाटियाँ वो हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं, जबकि यू आकार की घाटियाँ लद्दाख क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है। तो वी आकार की घाटी यू आकार में परिवर्तित हो जाती है और फिर कटाव के डेविएशन चक्र में फीचर रहित पेनी प्लेन में बन जाती हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए ढलान गिरावट होती रहती है लगातार, ठीक है। वहीं अगर पेंक की बात करें तो पेंक का जो कटाव चक्र सिद्धांत है उसमें वो कहते हैं कि भू आकृति का विकास ढलान प्रतिस्थापन के रूप में होता है। दोस्तों ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, वही आपको डिफरेंस याद रखने चाहिए और तुलना करनी चाहिए। इन्होंने भू आकृति का विकास ढलान प्रतिस्थापन का परिणाम बताया, तो इन्होंने ढलान गिरावट का परिणाम बताया डेविस ने, ठीक है। ढाल प्रतिस्थापन का रूप है जहां एक मुक्त सतह ढलान और अवतल ढलानों को आयताकार ढलानों में बदल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है। आपको जैसे मान लीजिए कोई ढलान क्षेत्र है आपका इस प्रकार से, तो इसमें कोई भी जो ढाल होता है उसमें 4 तत्व होते हैं। एक आपका ये उत्तल ढाल होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें फ्री सतह होती है एक, यानी मुक्त ढाल होता है। इसके बाद एक होती है रेक्टिलिनियर
और नीचे के जो ढाल होता है वो अवतल ढाल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के तत्वों के आधार पर पेंक और डेविस ने ढलान के विचारों को प्रतिपादित किया। डेविस का ढलान गिरावट का रूप बताया इन्होंने भूआकृति को, इन्होंने ढलान प्रतिस्थापन का रूप बताया। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आपके पेंक और डेविस के विचारों की तुलना, जिसमें हमने अलग अलग आधारों पर डेविस और पेंक के विचारों की तुलना की। ठीक है दोस्तों, तो आज से डेविस और पेंक के विचारों का जो सिद्धांतों के जो हम सीरीज एक चला रहे थे वो यहीं से समाप्त होती है। आज के वीडियो का जो PDF होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।